हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब? सब बढ़िया। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आज हमारा फर्स्ट पार्ट में कवर करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। तो आज हमारी कोशिश क्या क्या समझ लेने की होगी, इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, बेसिक रिफ्लेक्शन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन अब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, है ना। खासकर प्लेन मिरर से। कर्व्ड मिरर जो हमारा है, जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं, उससे फिर भी आ सकते हैं, बट प्लेन मिरर से डायरेक्ट क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेंस के पीछे एक प्लेन मिरर लगा दिया, लगा सकते हैं ना, फिर तो हमें ध्यान देना पड़ेगा उसके बारे में भी। तो इसलिए उसके बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग जान लेंगे। देन वी विल एंटर इनटू द सेकेंड पार्ट, जहां हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। और रिफ्रैक्शन में आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ लेंगे और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ेंगे। लेंस भी स्टार्ट कर लिया जाएगा। अब जितना पढ़ पाएंगे लेंस में उतना कवर करेंगे, और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग प्रिज्म और साथ ही साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोनों को भी डील करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 दिन के पूरी शेड्यूल मैंने बता दी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बेसिक से। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहला क्या पॉइंट हमारा है? फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन, फिर है रिफ्रैक्शन, इसी में TIR का एक कॉन्सेप्ट आएगा, फिर हम लोग कर्व सरफेस और लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई मान लो, अगर मान लेते हैं मुझे एक मीडियम बाउंड्री दी गई है ना, सॉरी, मान लो हमें क्या दी गई है, एक मीडियम बाउंड्री दी गई है। लाइट रेज कुछ इसके ऊपर इंसिडेंट की, इंसिडेंट होने के बाद लाइट रेज का क्या हो गया, सेम मीडियम में वो लाइट रेज वापस चली गई। कुछ लाइट रेज का क्या हुआ, वो दूसरे मीडियम में इंटर कर गई। कुछ लाइट रेज के साथ क्या हुआ, वो सेकेंड मीडियम में इंटर कर गई। तो यही 2 चीजें हो सकती थी ना। क्या हो सकता था? अगर हम लोग ऊपर में ये मीडियम 1 मानते हैं, मान लो कि यहाँ कहीं पे मैंने क्या माना है, 1 मिनट बेटा, हाँ, अगर हम ऊपर मानते हैं हमारे पास क्या है, मीडियम 1 है, नीचे क्या है हमारे पास, दिस वन इज एक्चुअली मीडियम 2। तो अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इस मीडियम बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है, मीडियम बाउंड्री पे आने के बाद क्या हो, सेम मीडियम में वापस चली जाए। देखो ये सेम मीडियम में वापस चली गई ना। ऐसे फेनोमेनन को आप क्या कहते हो? ऐसी रेज को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और पॉइंट्स जो थे वो दोनों को भी मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये क्या था हमारे पास, इंसिडेंट रे। यहाँ क्या ले रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। और थर्ड क्या है हमारे पास, दिस वन इज एक्चुअली आर रिफ्रैक्टेड रे। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? तो दूसरे मीडियम में इंटर कर गई तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के लिए भी जो है ना, हम लोग जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो यहीं के यहीं डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ से जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो एक सिंपल तरीके का आपसे पूछा जा सकता है। वो क्या है? वो ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम रे इंसिडेंट करा रहे हैं, उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसका एक अपना वेवलेंथ है, उसकी अपनी एक इंटेंसिटी है, और उसकी अपनी एक वेलोसिटी भी है। अब अगर हम उसको दूसरे मीडियम में भेज रहे हैं या हम सेम मीडियम में वापस भेज रहे हैं, तो इन पैरामीटर्स में से कौन से पैरामीटर हमारे चेंज होने वाले हैं और कौन से पैरामीटर एज इट इज रहने वाले हैं। कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बोला ये क्लियर है? हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी जो रेज यहाँ से इंसिडेंट हुई है, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट हुई है, इसमें जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलने वाला है।
तो सबसे पहले इंसिडेंट रे के साथ में लिख रहा हूं यहाँ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी f है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, वेलोसिटी v है, एंड इंटेंसिटी मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, I के इक्वल है। f से क्या लिखा हमने, f इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, देन लिखा हमने v, ये हो गया स्पीड, और लास्ट हो गया आई। आई से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, आई इज रिप्रेजेंटिंग इंटेंसिटी। ये चार चीजें हमें क्या है यहाँ पे दी हुई है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं छोटे छोटे बातों को एक एक करके एक्सप्लेन करूं, यहाँ हमें याद रखना यह है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की। तो जब तक सोर्स नहीं बदलेगा तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। क्या यहाँ सोर्स बदल रहा है, आंसर है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहनी है, सेम। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी क्या रहनी है, सेम। आगे आते हैं, सेकेंड पॉइंट होता है बेटा ऐसे स्पीड। स्पीड जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। स्पीड किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। मीडियम बदल गया तो स्पीड बदल जाएगी, मीडियम सेम है तो स्पीड सेम रहेगी। तो यहाँ तो मीडियम सेम रह गया ना, तो क्या आप यहाँ पे स्पीड को सेम रख सकते हो, यहाँ स्पीड दूसरे मीडियम में चला गया, चेंज हो जाएगा क्या, से यस और नो। और फाइनली अगर मैं लैम्डा को भी इससे रिलेट कर दूं तो अगर f और v सेम है तो लैम्डा सेम होगा, बट यहाँ f और v सेम नहीं है, तो क्या लैम्डा को भी आप लैम्डा डैश लिख सकते हो, से यस और नो। आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इंटेंसिटी का। यही लाइट रे दोनों साइड डिवाइड हुई है ना, दोनों साइड डिवाइड हुई होगी तो इंटेंसिटी बदल गई होगी क्या, दोनों साइड इंटेंसिटी डिवाइड हो गई। मान लो 100 मैंने भेजी थी, 40 रिफ्लेक्ट हो गई, 60 क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा और दोनों को इस तरीके से हम इंक्लूड कर सकते हैं। क्या ये पूरा का पूरा पॉइंट सभी के लिए क्लियर है, कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो, है क्या, नहीं, बहुत बढ़िया। देन यहाँ से आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड है हमारा, यहीं पे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम किसकी बात करेंगे अब, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो देखो दो लॉज हमें पढ़ने होते हैं। पहला लॉ बहुत सिंपल है, फर्स्ट हमें बोलता है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं, ये हमारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। और को प्लेनर को रिप्रेजेंट करने का सबसे इजी तरीका होता है हम डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दें, जीरो बना दें। तो आई, आर और एन, ये तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट जो है ना वो क्या है, जीरो है। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, दो के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तीसरे से क्या लेना है, क्रॉस लेना है। तो ये एक्चुअल में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको आप चाहो तो लिख सकते थे यहाँ पे आई क्रॉस आर और साथ में क्या लिखा, डॉट एन कैप। ये साइकिल में घूम भी सकता है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एन क्रॉस आई डॉट आर, आप इसे चाहो तो लिख सकते हो आर क्रॉस एन डॉट आई। ओके, तो इसे आप साइकिल में घुमा के भी लिख सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग क्या हुआ इसका, कोप्लेनर का मतलब क्या है, सबके सब एक ही प्लेन में है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जो कि दोनों एक प्लेन में है, तो क्या जो हमारा थर्ड वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, से यस और नो, आएगा। तो अगर एक वेक्टर परपेंडिकुलर आ गया और एक फिर से उसी प्लेन में है तो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो जैसे ही आप आई और आर को मल्टीप्लाई करते हो, ये मान लो कि ये जो बोर्ड वाला प्लेन है ना, हम बोर्ड वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, तीन वेक्टर्स थे मेरा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन दोनों का अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो थर्ड वेक्टर आ गया इसके परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर वेक्टर आया वो इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बना रहा है तो इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए क्या, से यस और नो। तो हम कहेंगे इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ये शो क्या करता है, ये हमारा सारा का सारा जो वेक्टर है ये कैसा है, कोप्लेनर। क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ होता है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यह हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है।
यहाँ पे आप एंगल आई से किसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ये हमारे पास हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहीं पे हम आर से किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे दिमाग में क्लियर है ना? कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना। और रिफ्लेक्शन था क्या? ये वो फेनोमेनन है जिससे आप क्या बताते हो? आप बताते हो कि जितने भी हमारे आई, आर और एन है, ये सब रिफ्लेक्शन कैसा फेनोमेनन था? जहाँ पे हम ये जो आई, आर और एन के बारे में बात करते हैं और हम ये बोलते हैं कि हमारी जो रेज हैं वो सेम मीडियम में वापस चली जाती हैं, मीडियम बाउंड्री पे पड़ने के बाद दूसरे मीडियम में इंटर नहीं करती। आसान सी बात है, सभी को क्लियर हो गई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे आते हैं बेटा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला इसका पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। क्या नाम देते हैं? प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सभी को याद होने चाहिए। हम उन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, याद कर लेने के हैं, क्योंकि याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, देखो बिल्कुल सुन लो, क्योंकि यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सब ऑलमोस्ट आपने एक दो बार सुन रखे हैं ऐसे, तो बस रिकॉल कराना है एक तरीके से। पहला जो सबसे पहला यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, इफ मिरर इज रोटेटेड बाई एन एंगल थीटा, कितने से रोटेट करा रहे हो? थीटा से। देन रिफ्लेक्टेड रे will reflect, सॉरी will rotate लिखना चाहिए था ना, will rotate by an angle 2 थीटा। ओके, तो देखो दो चीजें हैं। हम लोग अगर इस केस को थोड़ा पीछे से फिर से आकर देखें, रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, आपने किसको रोटेट किया इस बार? आपने इस बार किसको रोटेट किया? मिरर को ही रोटेट कर दिया है। तो अगर हमारा मिरर रोटेट हुआ तो क्या नॉर्मल रोटेट हो गया होगा? नॉर्मल रोटेट हो गया अगर, तो क्या पहले अगर इंसिडेंट एंगल आई था तो अब वो 2i के बराबर हो गया है, या i प्लस थीटा के बराबर हो गया है, ऐसा कह सकते हो? तो अब रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा बेटा? क्या वो भी i प्लस थीटा होगा? तो नॉर्मल से उसका एंगल क्या हो गया? पहले ये नॉर्मल था, अब ये नॉर्मल है, इसके साथ वो i प्लस थीटा बना रहा है, तो i प्लस 2 थीटा हो गया ना, क्योंकि थीटा तो नॉर्मल ऑलरेडी रोटेटेड है, आया ना? तो हमारे पास जो आंसर यहाँ निकल कर आएगा वो i प्लस 2 थीटा आएगा। और आप ऐसा कह सकते हो कि वो इनिशियल पोजीशन से कितना रोटेट कर चुका होगा? 2 थीटा के बराबर रोटेट कर चुका। अगर आप यहीं पे इंसिडेंट रे को रोटेट कराते हो, आप यहीं क्या करते हो बेटा? आप यहाँ पे इंसिडेंट रे को रोटेट कराते हो। इफ इंसिडेंट रे is rotated by an angle theta, then reflected ray will rotate by same angle। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर हम सिर्फ इंसिडेंट रे को रोटेट कराए नॉर्मल एज इट इज है तो क्या फर्क पड़ा? कोई ज्यादा बड़ा फर्क पड़ा नहीं ना। पहले जो आई पे इंसिडेंट हो रहा था, आई पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, बाद में अब आई प्लस थीटा पे इंसिडेंट होगा तो कितने पे रिफ्लेक्ट होगा? आर आई प्लस थीटा पे ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आर की वैल्यू आई प्लस थीटा के बराबर हो जाए। ये दो पॉइंट्स थे, बहुत टफ नहीं है बेटा, ये दोनों बहुत ईजी हैं। हम थोड़े से मुश्किल वाले पे आते हैं। थर्ड जो पॉइंट है यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्ड वाले को समझने से क्या होगा, थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता जाएगा। जैसे पहला हम बोलेंगे हमारा जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा ये क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ठीक है? क्या ये बात लिख सकते हो आप?
और दोनों जगह पे आप आगे में m लगा देते हो। m लगाने का मतलब क्या है, हम दोनों जगह पे मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यही चीज अगर हम फोर्थ पॉइंट में लिखें तो हम यहाँ लिखते हैं हमारा जो VIM होगा इट विल बी इक्वल टू VOM, बट यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। देखो माइनस साइन यहाँ भी लगा देता हूँ। डिस्टेंस ऐसे, एक मिनट थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं ये माइनस क्यों लगा है, अदरवाइज आप कंफ्यूज। मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसके पोजीशन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स की बात करता तो मैं पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखता बेटा, पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखता, पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए हम प्लस माइनस को यूज कर सकते थे। मिरर के सामने है तो नेगेटिव, मिरर के पीछे है तो पॉजिटिव, यही मानते हो ना। हम लोग हमेशा रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। रे जिधर जा रही है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जिधर से आ रही है वो क्या है, नेगेटिव है। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होती है। तो उसी चीज को यहाँ पे समझ रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है। अगर हम सिर्फ लेंथ की बात करें तो दोनों के दोनों बराबर हैं। मिरर से जो हमारा ऑब्जेक्ट जितना आगे है उतना ही हमारा इमेज जो है वो पीछे बनने वाला। थर्ड ये जो पॉइंट है ना, जो भी सवाल आने हैं वो इसी पे आने हैं। VIM is equal to VOM with negative sign. Velocity of object is equal to minus of velocity of image, या velocity of image is minus of velocity of object with respect to what, with respect to mirror. अब इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, आप लिखोगे VI minus VM is equal to minus of VO minus VM. Now just rearrange it. You will get VI is equal to ट्वाइस ऑफ VM माइनस VO। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट क्या सभी को क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, दिमाग में रखने का है। एक छोटा सा सवाल भी इसके ऊपर कर लेते हैं जिससे हमें क्लियरिटी हो जाए। मान लो कि ये जो है ना, ये मुझे एक मिरर गिवन है एंड मिरर इज मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड। इन फ्रंट ऑफ इट मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट विथ 2 मीटर पर सेकेंड। मुझसे पूछा गया है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालोगे? बेटा बैच कौन सा है आपका, बैच 102 मीन्स 11th नीट ना? क्या यहाँ पे 11th नीट की क्लास नहीं होती एक्चुअली? आपकी क्लास जो है ना इसके जस्ट ऊपर 6 नंबर रूम में, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मिरर है, मिरर इज मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है हमें। हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करें तो सही बोल रहे हो लगता है, VI इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। आगे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ VO, माइनस ऑफ VO क्या हो गया बेटा, माइनस ऑफ 2, तो आंसर इज माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कहीं लिखने में दिक्कत है? और माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है हमें कि हमारा जो मोशन है वो किधर है, लेफ्टवर्ड है। क्या पॉइंट क्लियर है? से यस और नो, क्लियर सभी को, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? देखो बेटा, तो ध्यान से अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आप मिरर को मूव करा रहे हो उसका डबल इफेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को मूव कराने पे सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके अलावा और कुछ आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर, ठीक है ना? तो ये जो चीज अभी आपने पढ़ी थी ना, ये इससे कुछ मिलती जुलती हो गई। जब मिरर को चेंज किया था तो क्या हुआ था, ट्वाइस इफेक्ट देखने को मिला था। यहाँ पे जब सिर्फ किसको चेंज किया, सिर्फ इंसिडेंट रे को चेंज किया, तो ऐसे केस में हमें जो इफेक्ट मिला वो सिंपल, जैसा इफेक्ट आपने जो चेंज किया उसी का रिवर्स हमें देखने को। डन है बच्चों? अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हमसे, उनमें से एक सवाल जो है मैं आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूँ। बहुत पेट क्वेश्चन है बेटा कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मुझे मिरर की मिनिमम क्या लेंथ सामने होनी चाहिए जिससे मैं अपने आप को पूरी तरीके से उस मिरर में देख सकूं। आता है ना? तो हमारा क्या होना चाहिए मिरर का साइज, इट शुड बी हाफ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पर्सन 6 फीट का है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए थी, 3 फीट की। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, 3 फीट। तो ये भी हमारे एक मिरर का प्रॉपर्टी ही है, इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। और मैं इसके ऊपर बहुत समय अब दे नहीं रहा,
रीजन ये है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्टेड होते, तो यहाँ पे ज्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत है नहीं। बढ़ जाए आगे। तो यहाँ से अब हम लोग सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरे पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं किसको, स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें हम, अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो स्फेरिकल मिरर क्या है, एक स्फीयर का समझो तो पार्ट हो गया ना। अगर हम इसी में इनर सरफेस को क्या करते हैं, अगर हम लोग सिल्वर्ड कर देते हैं, तो ऐसे मिरर को आप नाम दे देते हो, ये कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर हमारा आउटर सरफेस जो है वो हमारा सिल्वर्ड हो जाता है, तो ऐसे केस में इसे क्या नाम देते हो, कॉनकेव मिरर का। बाकी और कुछ खास है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बोलोगे ये दोनों के दोनों का क्या है, सेंटर है, इसको आप इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। अगर हम इसको इसके पोल से मिला दें तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ आ जाते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या है इसका, अगर हम फॉर्मूला जानना चाहें तो यहाँ जो हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं वो कोई बताएगा मुझे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f यहाँ पे क्या है बच्चों, f इज बेसिकली फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का ऐसे फॉर्मूला लिखना हो तो f का फॉर्मूला होता है हमारा r डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे, r 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ कॉस आई, है ना। यहाँ पे आई को आप क्या कहते हो, आई इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम आई से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या हो गया, आर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस आई। यहाँ पे ये जो कॉस आई की वैल्यू है ना, हम जनरली लेते हैं मार्जिनल रेज। मार्जिनल लेते हो या पैरेक्सियल लेते हो, दो तरह की रेज होती हैं बेटा। एक होती है जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास से आती है, और दूसरी होती है जो उससे काफ़ी डिस्टेंस से आती है। तो डिस्टेंस से आने वाली मार्जिनल कहलाती हैं, और बिल्कुल एक्सिस के पास से आने वाली क्या कहलाती है, पैरेक्सियल रे कहलाती है। पैरेक्सियल रे के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर पैरेक्सियल रे ये है तो आई की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास होगी, और cos 0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। आपके पास r/2 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप एक स्पेशल केस देते और सिर्फ आप पैरेक्सियल रे की बात करते, पैरेक्सियल रे के केस में जो आपका आंसर आता वो आता है f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2। क्या ये भी क्लियर है बच्चों। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई है, कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, कुछ तो बोलो। नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाऊं मैं यहाँ से। तो यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी बहुत सिंपली स्फेरिकल मिरर के बारे में बेसिक चीजें देखी। अब देखो यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। बेटा आप लोग आज थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा क्यों, मतलब रीज़न क्या है स्पेसिफिक। अगर हमें सब पता है तो फिर कोई नहीं, बाहर जाके पढ़ सकते हो, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में अगर हमारे पास फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले को यूज करते समय हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज करना। साइन कन्वेंशन नहीं यूज करोगे तो आंसर्स गलत हो सकते। 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, काम के होते हैं बेटा, इन्हें भी याद रखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आया तो सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पहला होता है मैग्निफिकेशन। जानते हो मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या होता है बेटा। अगर मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करूँ तो m की वैल्यू क्या लिखोगे, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो यही हो गया, दूसरा क्या होगा, क्या होगा, माइनस होता है, श्योर हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ v/u। माइनस ऑफ v/u में v क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये छोटी मोटी बातें हैं याद रखने की। लेकिन ये जो मैग्निफिकेशन है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कौन सा मैग्निफिकेशन कहते हैं, दिस मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन।
लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। आप इनमें से इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या कहते हो? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इन दोनों में पहले तो फर्क क्या है ये बता देता हूँ। लेटरल का मतलब हुआ कि मान लो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मान लो मिरर है, यहाँ पे एक मैंने मिरर कंसीडर कर लिया है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्या है? वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में जिस मैग्निफिकेशन की आप बात बोलोगे इसको आप क्या बोलोगे? लीनियर वाला पार्ट, है ना? इससे आपको लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर ऑब्जेक्ट जो है ना वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, क्यों मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, तो ऐसे केस में जिस मैग्निफिकेशन की आप बात बोलोगे उसको आप क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये छोटे छोटे से वर्ड्स हैं बट कभी कभार कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे एम एल की वैल्यू लिखनी होती, मैं एम एल की वैल्यू क्या लिखता? एम एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी यू। यहाँ पे डी वी और डी यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? डी वी और डी यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको अगर आप m के फॉर्म में लिखना चाहो तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा m स्क्वायर। किसके बराबर आएगा? m स्क्वायर के बराबर आएगा। लाना चाहो तो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। जानते हो कैसे किया मैंने बस इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट कर दिया v के रेस्पेक्ट में। माइनस ऑफ 1/v² dv बाई डी यू, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/u² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? बताओ, मैंने सबको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो अगर मैं 1/v को डिफ्रेंशिएट करूंगा आएगा मेरे पास क्या? माइनस ऑफ 1/v²। बट v को तो v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था ना, आप u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो चेन रूल लगाओगे तो आप लिख रहे हो माइनस ऑफ 1/v² dv बाई डी यू माइनस दूसरी क्वांटिटी 1/u को डिफ्रेंशिएट किया, आ गया मेरे पास माइनस ऑफ 1/u²। और f का डिफ्रेंशिएशन क्या? 0। f कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो होगा dv बाई डी यू एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v² डिवाइडेड बाई। क्या ये समझने में परेशानी है? तो मैंने यही लिखा ना, हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होना है ये क्या होना है? स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर होना। क्या ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई? तो यहाँ पे बेटा हम रिफ्लेक्शन को ऐसे तो एंड करते हैं। क्वेश्चन है एक दो, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे बस साइन कन्वेंशन याद रखना। कन्वेंशन मैं बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ, सुन लो उसे ध्यान से। आपको हमेशा रे की डायरेक्शन को फॉलो करना है। क्या करना है? रे की डायरेक्शन को फॉलो करना है। रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर उधर कोई ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव साइन है, और जिधर से आ रही है उधर आप क्या मान लोगे? नेगेटिव। इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम मिरर को हमेशा कहाँ प्लेस करें? मिरर को हमेशा हम लोग इस तरीके से प्लेस करें जिससे रे उसके ऊपर हमेशा लेफ्ट टू राइट आए। इससे फायदा क्या हो जाता है? फायदा ये हो जाता है कि राइट साइड पॉजिटिव हो जाता है और लेफ्ट साइड क्या हो जाता है? नेगेटिव। और ऊपर और नीचे के लिए कोई चेंज नहीं है, ऊपर आपका पॉजिटिव है और नीचे क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई चेंज। बढ़ाऊं मैं यहाँ से आगे? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, और इसलिए मैंने ले लिया है क्योंकि ये नीट में पूछ चुका, अदरवाइज मैं इसे लेने में इंटरेस्टेड होता नहीं। तो आप जल्दी से बता दो बेटा। हमें बोला गया है डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का है वो 40 है, कॉनकेव मिरर से, फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेस किया है कितने से? 20 सेंटीमीटर से टुवर्ड्स द मिरर। आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज क्या होगा? देखो ये ऐसे तो बहुत इजी सवाल है, मतलब जिसको बोल सकते हो कि मतलब 9th में लगता है ना हमने मिरर पढ़ा होगा, तो ये 9th लेवल के बच्चे भी कर सकते हैं। वहाँ भी बच्चे आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको लेकिन समझ लेते हैं, इसलिए समझ लेते हैं कि सिर्फ यही सवाल नहीं, ऐसे सवाल अगर आए तो हम कैसे करें। तो मुझे फोकल लेंथ की वैल्यू क्या दी गई है? फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास? कुछ 15 सेंटीमीटर है, और इसको मैं f से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ रखा हुआ था? ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, और इसकी डिस्टेंस मुझे बोली गई है 40 सेंटीमीटर। हमने ये पढ़ा नहीं है आज, बट हम ये जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा हुआ हो, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ हो,
तो क्या उसका इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनता है, आया ना? और अगर हमारा ऑब्जेक्ट यही फोकस और सेंटर के बीच में रखा हुआ हो, क्या उसका इमेज 2f मतलब सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनता है? अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज की बात करूं तो ये डिस्टेंस पहले 40 था, 30 का डबल था ना, यहाँ कहीं पे क्या रहा होगा, इसका 2f रहा होगा, जिसको आप सेंटर कह सकते हो। यस और नो? मतलब ऑब्जेक्ट पहले सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में था, अब आपने जैसे ही उसको 20 सेंटीमीटर से आगे बढ़ा दिया, क्या अब यही ऑब्जेक्ट जो है क्या फोकस के जस्ट पास में पहुंच जाएगा? यस और नो? तो बोलो, कह सकते हो? तो अब जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा? वो 2c, वो c और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि हमारा इमेज जो बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है। ऐसे कोई आंसर? हाँ, दो आंसर्स दिए हुए हैं, एक 36 है, यहाँ भी 36 है। तो मुझे बिना कैलकुलेशन के एक बात तो क्लियर हो गई ना कि हमारा ये 30 पे तो नहीं बनने वाला था। बनेगा या नहीं बनेगा, पहले ये बताओ भाई। ये इमेज पोजीशन थोड़ी ना दिया है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो एटलीस्ट। क्वेश्चन क्या बोला गया है? टुवर्ड्स द मिरर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। आपको क्या बताना है? आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, आपको थोड़े ही ना उसका एक्चुअल पोजीशन बताना है। पोजीशन आप सही बोल रहे थे बिल्कुल, पोजीशन कभी भी 30 से कम तो नहीं हो सकता था, वो जब भी होता तो किससे ज्यादा होता? 30 से ज्यादा होता। बट हमसे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट पूछने के लिए हमें तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, पहला भी निकालना पड़ेगा और दूसरा भी निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आप आंसर तक डेक कर पाओगे। मैं यहाँ लिखता हूँ 1/v प्लस सॉरी 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 डिवाइडेड बाई 1/f माइनस 1/u। अग्री करते हो? रीअरेंज करेंगे तो इसी को क्या लिखेंगे? u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस। क्या आप दोनों वैल्यूज निकाल सकते हो? v1 के जगह पे क्या लिखोगे? v1 क्या होगा? v1 के जगह पे क्या लिखोगे? u इंटू एफ। देखो एक तो सही बताऊं मैं, मुझे भी थोड़ा सा अनकन्वीनियंट लग रहा है ना? कन्वीनियंट मैं भी नहीं हूँ, रीजन ये है कि मैं पहुंच ही नहीं रहा ऊपर तक, ठीक है? तो ऐसे में आप जो है अब आज बदमाशी थोड़ी सी कम करो, क्योंकि आज पढ़ना बहुत कुछ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत तेजी के साथ आपके सामने से निकलेंगी, तो अगर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? तो प्लीज़ कंसंट्रेट करो थोड़ा सा। मानता हूँ आज जो है अलग है, तो अलग का भी तो यही तो मज़ा है, कभी कभी कुछ अलग बैठने को मिला है, अलग तरीके से जो है आज अपने आप को सेट करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो अपने हिसाब से थोड़ी ना रूम मिलेगा, मिलेगा क्या? जो मिलेगा वहां जाकर बैठना होगा, तुरंत वहां जाकर एडजस्ट करना होगा। तो इन सब चीज के लिए मेंटली थोड़ा सा तैयार भी रहने की जरूरत है। ये इसको 5 मिनट लगता है एडजस्ट करने में, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। चलो, तो मैं वापस आता हूँ, v1 की बात करता हूँ। q इंटू एफ को हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं बेटा। q मुझे कितना दे रखा था यहाँ पे, बताओ? क्या 40 दे रखा था? लेफ्ट साइड में था तो नेगेटिव लेना चाहिए क्या मुझे? मैं यहाँ पे लिखता -40। इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? -15 से। और नीचे क्या लिखोगे? -40 और माइनस माइनस प्लस 50। क्या अग्री करते हो सभी? न्यूमरेटर 600, डिनोमिनेटर 25। क्या आंसर आना चाहिए? क्या मैं सीधे सीधे इसे 24 लिख दूं? -24 सेंटीमीटर। क्या ये पहला आंसर समझ में आ रहा है? अब दूसरे पे आते हैं। अगर मैं यहीं पे v2 लिखने की कोशिश करता, इट वॉज इक्वल टू -20 इंटू -15, एंड इन डिनोमिनेटर आई विल राइट -20 प्लस 15। क्या यहाँ से डिनोमिनेटर में -5 आता? न्यूमरेटर में आपके पास 300 है, नीचे क्या है? 5। क्या आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 60 आएगा, तो दिस वैल्यू इज -60 सेंटीमीटर। अब आप बताओ बेटा आपने क्या किया? पहले इमेज कहाँ बन रहा था? 24 सेंटीमीटर पे मिरर से, अब कितने पे बन रहा है? 60 पे। मतलब आपने कितने से मूव कराया? 36 से। अवे मूव कराया कि टूवर्ड्स मूव कराया? अवे मूव कराया। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर अवे। क्या मुश्किल सवाल था? मुश्किल नहीं था, एनालाइज करना था। दो जगह पे गलती हो सकती थी,
पहली गलती कहाँ हो सकती थी, यहाँ ऐसे कोई वैसा चॉइस था नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट ना पढ़ के पोजीशन पढ़ लेते और एक चॉइस हमारे सामने यहाँ पे 60 पड़ा हुआ होता, हो सकती थी गलती ना, आया ना। तो हम ऐसी गलतियों को बचाएंगे, एक बार क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉनकेव मिरर पे डाला है, डिस्टेंस क्या था उसका 1.5f के बराबर था। अब बोला क्या गया कि इमेज कहाँ होगा ये निकाल कर बताओ, ये तो कुछ ज्यादा ही मजाक कर लिया था, मजाक ही कर लिया गया है ना, क्या मानते हो, मजाक किया गया है कि नहीं किया गया है। कॉनकेव मिरर है, अभी जस्ट v का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, बोलो, u इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, यही था ना। u के जगह क्या लिखोगे -1.5f, यहाँ क्या लिखोगे फिर से -f डिवाइडेड बाई -1.5f और माइनस माइनस प्लस f, क्या ऐसा ही लिखोगे। हमारे पास आंसर आया 1.5f² डिवाइडेड बाई 0.5, तो सॉल्व करने के बाद क्या आप इसको 3f लिख सकते हो विथ नेगेटिव साइन। कहाँ पे कोई चॉइस है क्या अपने पास, चॉइस है बेटा, फर्स्ट चॉइस ही हमें दिखाई दे रहा है, तो हम लोग फर्स्ट चॉइस को क्या करेंगे, आंसर के फॉर्म में कोट कर दें। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो अब थोड़ा यहाँ से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है ना वो स्टार्ट होता है। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी जो कुछ खास बातें हैं मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ बेटा, ये आपको अलग अलग जगह पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आने वाली है। रिफ्रैक्शन का बेसिक हम सीख चुके हैं अभी कि जब लाइट रे इंसिडेंट करे और दूसरे मीडियम बाउंड्री पे इंसिडेंट करने के बाद दूसरे मीडियम में इंटर कर जाए तो इसको आप क्या कहते हो, रिफ्रैक्टेड रे कहते हो, और उस फेनोमेनन को आप क्या कहते हो, रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हो। अगर मैं अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूं तो पहला पॉइंट यहाँ भी वही होता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारा जो बॉक्स प्रोडक्ट होने वाला है किसका किसका, आई आर और एन का, ये हमेशा क्या होने वाला है, 0। इसको हम चाहें तो हम इसको आई क्रॉस आर और साथ में क्या लिखोगे बेटा, डॉट एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना आज अभी। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो और उसके दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो और थर्ड के साथ उसका क्या ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट। ये वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलनी है। तो कभी अगर एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो तो ये आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से पूरी जो ये चैप्टर है ना, इस पूरी चैप्टर का सारा पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ को। अब आपका रे ऑप्टिक्स में लेंस पढ़ो, प्रिज्म पढ़ो, वॉटएवर जो पढ़ने का मन है जो पढ़ो, हर जगह पे बिना स्नेल्स लॉ के आप मूव नहीं करते। स्नेल्स लॉ ही आपको यहाँ पे क्या दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, आपका पथ प्रदर्शन करता है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्नेल्स लॉ है क्या इससे, तो स्नेल्स लॉ बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, एक लॉ है जिसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मीडियम बाउंड्री दी हुई है, इस मीडियम बाउंड्री पे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, आप क्या करा रहे हो, यहाँ पे एक रे को इंसिडेंट करा रहे हो, और इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रहा है, वो किसी दूसरे मीडियम में इंटर कर जा रही है। यहाँ से इसमें अब हो क्या रहा है, ये अब एक दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, यहाँ से हमने इसको दूसरे मीडियम में इंटर करा। तो इस पे इंसिडेंट होने वाले एंगल को आप आई से रिप्रेजेंट करते हो और बाहर निकलने वाले को क्या करते हो, आर से। पहले साइड वाली मीडियम जो है बेटा उसको हम लोग यहाँ पे n1 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, और दूसरे साइड की जो मीडियम है इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, n2 से। ये हमारे पास मीडियम 1 है और दूसरे साइड क्या है हमारे पास, दिस वन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग मीडियम नंबर 2। तो स्नेल्स लॉ हमें बताता है कि हमारा जो n1 साइन आई होगा ये किसके इक्वल होगा, n2 साइन r के इक्वल होगा। अब यहां से तो बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हो ना। अगर मान लो हमारे पास n1 जो है वो n2 से बड़ा है तो क्या होगा, अगर n1 n2 से बड़ा है तो क्या होगा, n1 डेंसर मीडियम है और
दूसरा मीडियम रेयरर है। क्या ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि हमारा आर जो होने वाला है यह हमारा आई से बड़ा होने वाला है? कोई दिक्कत है? आप यहां से भी समझ सकते हो n1/n2 इज नथिंग बट साइन आर बाई साइन आई, है ना? और ये क्या है? ग्रेटर देन 1। तो अपने आप क्या हो गया आपका? साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई हो गया क्या? और आप आर को आई से बड़ा कह सकते हो। आप इसको सिंपल भाषा में कहते हो कि अगर हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंसिडेंट हो रही है तो ऐसे केस में वो हमेशा अपने नॉर्मल से अवे चली जाती है, इसलिए आप आर की वैल्यू को बड़ा लिख देते। दूसरा जो पार्ट है आपका वो ये है कि अगर हमारा n2 जो है वो n1 से बड़ा है, अगर हम रेयरर मीडियम से कहाँ इंटर कर रहे हैं? डेंसर में कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा होगा। मीन्स जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई? और आगे बढ़े यहाँ से। अगर ये दोनों बराबर होती तो क्या होता? अगर ये दोनों मीडियम सेम होती तो क्या होता? विदाउट डेविएशन हमारी जो रे है वो आगे की ओर बढ़ जाती। यहाँ का सबसे पहला सवाल, यहाँ से जो फर्स्ट सवाल पूछते हैं वो क्या है? वो पूछते हैं एंगल ऑफ डेविएशन से जुड़ा हुआ। आप बताओ क्या एंगल ऑफ डेविएशन आप यहाँ पे बता सकते हो? क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन? तो एंगल ऑफ डेविएशन को यहाँ पे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा आई माइनस आर के मॉडुलस के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? मान लो रे इंसिडेंट हुई है और रिफ्लेक्ट हुई, एक रे इसी तरीके से इस रे को नीचे बढ़ जाना था, लेकिन ये रे क्या हो गई? रोटेट कर गई ना थोड़ी सी। की है या नहीं की है? तो अगर हम इसे लिखना चाहें डेल्टा के फॉर्म में, तो डेल्टा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कितने एंगल का चेंज हुआ है? आर का अभी आपको एंगल दिख रहा है और आई का पहले एंगल होना चाहिए था, तो चेंज कितने का हो गया? आर माइनस आई का हो गया क्या? हम उसी को आई माइनस आर का मॉडुलस दिख दे रहे हैं। जहां भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा चेंज हो, आप अगर इसको डायरेक्शन के साथ कोट करना चाहते हो तो वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ पे इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। क्लियर है ये भी सभी को? यहाँ से आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको समझते हैं। आप बताओ हमने एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इट वॉज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, ऐसा ही पढ़ा था ना? यही पढ़ा था। अब अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करूं बेटा, मैं इसको लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो हम लिख सकते हैं क्या? ऊपर ये फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा नॉट था, नीचे ये फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1 के बराबर है। बताओ मीडियम चेंज होगा तो क्या बदलेगा? आज पहली स्लाइड में क्या दिखाया? मीडियम चेंज होगा तो क्या बदलेगा? यही बताया था ना मैंने, मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी बदलेगी और वेलोसिटी बदलेगी तो लैम्डा भी चेंज होगा। होगा चेंज? लैम्डा में क्या यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिलेगा? मिलेगा यहाँ पे लैम्डा में चेंज देखने को। मैंने उसी लैम्डा को यहाँ पे लैम्डा 1 लिख दिया। आप बताओ एफ से एफ को कैंसिल कर देंगे, क्या ये लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 दिखेगा मुझे? यस और नो? तो ये हमारा किस में था बेटा? दिस वन इज इन वैक्यूम, और नीचे वाला किस में है? इन मीडियम। हम यहाँ पे इन मीडियम लिख सकते। आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बेटा जिसमें हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर आई ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। 2 के आर आई को हम देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? 1 के रिस्पेक्ट में। तो क्या इसे हम आसानी से n2 डिवाइडेड बाई n1 कह सकते हैं? यस और नो? ये नोटेशन है बेटा, इसे याद रखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं लैम्डा का रिलेशन निकालना चाहता तो क्या लिखता? मैं न्यूमरेटर में लिखता लैम्डा नॉट बाई लैम्डा 2, और नीचे क्या लिखता? लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। आफ्टर रीअरेंजिंग इट यू विल गेट लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्या ये भी समझ आ रहा है? तो अगर मुझे कहीं पे भी लैम्डा कंपेयर करने को दे दिया गया, बोला गया कि लाइट रे इंसिडेंट हुई है 30 डिग्री पे, बाहर निकली है 45 डिग्री पे, है ना? आपको बताना है कि दोनों केसेस में लैम्डा का क्या रेशियो था। क्या आपके लिए अब वो मुश्किल है? हम जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या कहता है? n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। हमें i और r दिया हुआ है, तो क्या n1 n2 का रेशियो आपको मिल गया? और n1 n2 का रेशियो मिल गया तो क्या लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो नहीं निकाल लोगे आप? निकाल लोगे। तो अगर कोई क्वेश्चन सिंपल सा उलझाना चाहे तो आपको यहाँ से उलझाया जा सकता है, हम उलझेंगे नहीं, हम आराम से सॉल्व कर ले।
एक लास्ट पार्ट यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देना चाहूंगा बेटा। पूरे रिफ्रैक्शन में जो है ना, एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कॉची के इक्वेशन से भी एक्सप्लेन किया जाता है। कॉची एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉचीज इक्वेशन दिया था, और उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये निकाल कर दिखाया था कि हमारा एन जो है वो लैम्डा पे प्रोपोर्शनल होता है ना। एन जो है वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है? लैम्डा पे होता है। लेकिन किस तरीके के रिलेशन से? इनवर्स रिलेशन से। लैम्डा स्क्वायर पे प्रोपोर्शनलिटी हमें दिखाई देती है। यहाँ देखो इनवर्स रिलेशन है ना, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। मीन्स अगर आप लैम्डा कहीं भी बढ़ाते हो तो वैसे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा घटना शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं हम आराम से। तो अगर हम लैम्डा बढ़ा रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी? कम होती हुई चली जाएगी। हम ये पॉइंट यहाँ से बहुत आराम से समझ सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या है? बहुत सारे हैं बेटा। लेंस मैंने बनाया है, लेंस का जो फोकल लेंथ है वो एन पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं उसके ऊपर वाइट लाइट इंसिडेंट कराता हूँ तो वायलेट लाइट के लिए लैम्डा अलग और रेड लाइट के लिए लैम्डा अलग होगा क्या? दोनों के लिए लैम्डा अगर अलग अलग होगा तो दोनों के लिए एन की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, और एन की वैल्यू अलग अलग हो गई तो क्या फोकल लेंथ अलग होगा? और फोकल लेंथ अलग हुआ तो क्या एक शार्प इमेज जो हमें मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। क्या होगा? थोड़ा सा एबरेशन देखने को मिले। तो ये जो हमारे पास कॉची का फॉर्मूला है ना, इससे हम क्रोमेटिक एबरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। क्रोमेटिक एबरेशन को बताने के काम आता है। जब आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ते हो वहां पे आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया देता है कि लाइट डिस्पर्स क्यों हो रही है, क्या रीजन है, म्यू कैसे बदल रहा है और म्यू बदलने से क्या फर्क। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? आगे बढ़ाता हूं तो यहीं पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स रिफ्रैक्शन के आपके सामने रखे हैं। अब इसका एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपैरेंट डेप्थ पे, अपैरेंट शिफ्ट पे पढ़ते हो ना। अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, अपैरेंट शिफ्ट क्या होगा, क्यों शिफ्ट करा रहे हैं, क्यों हमें गलत अपीयर हो रहा है। तो इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट जो है मैं पहले डायग्राम से समझाता हूँ आपको, और फिर एक जनरल फॉर्मूला दे दूंगा। आप उस फॉर्मूले को फॉलो करना, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। मानते हैं बेटा कि हमारे पास जो है ना, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास ये मीडियम बाउंड्री है। इस मीडियम बाउंड्री पे क्या हुआ, एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हुई। क्या ये लाइट रे इंसिडेंट हुई? सुनना बेटा, एक बार सुन लोगे ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे। अब लाइट रे इंसिडेंट हुई, हम मानते हैं ऊपर का मीडियम जो था ना वो डेंसर मीडियम था, नीचे का मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम है। तो लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद क्या अब अपने नॉर्मल से दूर चली जाएगी? जाएगी क्या? यस और नो? तो एक लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये नॉर्मल से दूर चली। मेरा ऑब्जर्वर जो आप हो बेटा, आप यहाँ कहीं पे बैठे हुए, तो आपको क्या दिखेगा? रे कहाँ से आ रही है? आप बताओ, आपको रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? जल्दी से बोलना मुझे। आपको ये जो रे है बेटा, ये कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? क्या आपको ये रे यहाँ कहीं से आती हुई दिखाई नहीं देगी? तो मुझे होगा ना। मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट था एक्चुअल में, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या यहाँ कहीं पे दिखाई दे रहा है? तो हमें क्या लगेगा? ये क्या है? हमारा इमेज है। क्या ये हम ऐसा कह सकते हैं? एक्चुअल में रे कहीं और से चली, बट हमें वहां से आती हुई दिखाई नहीं दी, हमें आती हुई दिखाई दी यहाँ कहीं से। तो ये जो चेंज आपको दिखा, अगर मैं इस पूरी लेंथ को क्या बोल दूं बेटा? दिस वन इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज। तो इसे हम लोग कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे तो हम अभी हाइट की बात कर गए थे, ऐसे ही हम डेप्थ के बारे में भी डिस्कशन कर सकते थे। डेप्थ के बारे में भी डिस्कशन होता है तो कुछ मिलता जुलता सही होता है। डेप्थ को भी दिखा देता हूँ एक बार। मान लो इस बार जो रे है ना, वो रे यहाँ कहीं से आ रही है। यहाँ से आने के बाद हुआ क्या इसके साथ? ये डेंसर मीडियम से क्या हो गई? रेयरर की तरफ चली गई। चलो यहाँ पे डेंसर से रेयरर लिया था ना, इस बार भी वही ले लेते हैं, कोई नहीं, मैं बता दूंगा दोनों में कोई फर्क ऐसे पड़ेगा नहीं।
तो इस बार हम डेंसर से रेयरर की तरफ गए। क्या रे बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देगी? यस और नो? ये जो रे है हमारी, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई है और ये बाहर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे भी सेम काम करूं जो इससे पहले किया था? मैं बोलूंगा कि हमारे पास जो रे थी, हमारे पास जो रे थी वो आ तो कहीं और से रही थी, बट अब मुझे कहीं और से आती हुई दिखाई। यस और नो? था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा? यहाँ कहीं पे। बट अगर हमारा ऑब्जर्वर, आप जो हो वो बाहर बैठ के यहाँ से देख रहे हो इसको, तो आपको क्या ये उसी जगह से आती हुई दिखाई देगी? नहीं ना। आपको ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही होगी? यहाँ से। और आप इसको क्या कह सकते हो? इसका इमेज कह सकते हो। कहने में कोई दिक्कत है? तो पहले हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास जो है ये हमारा डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट था, और अभी जो आप देख रहे हो ये क्या है हमारा? ये हमारा डेप्थ ऑफ इमेज। क्या लिखने में कोई परेशानी है? दोनों देखकर बताओ बेटा, दोनों डायग्राम्स में कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो? अब इतनी डायग्राम बना बना के हर बार थोड़ी ना हम देखने वाले हैं। देखेंगे क्या? नहीं ना। कुछ तो ऐसा तरीका निकालेंगे ना जिससे ऐसे सवालों को हम क्या कर सकें, बहुत ही आराम से हम सॉल्व कर सकें। कैसे करोगे अजय? हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको लिखते हैं DI इज इक्वल टू DO N ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई N ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला है बेटा। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर्स मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीडियम। लिख सकते हो ऐसा? अब ऐसा लिखने से देखो आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाने। थोड़ा सा सोच के देखो, आप जो हो ना, आप बकेट में पानी डालकर एक कॉइन को उसके अंदर डाले हुए हो और अब उस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या होगा? कॉइन आपको हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? देगा दिखाई? अब इसका मतलब क्या है? DI छोटा आना चाहिए। आप यहां लगा के देखो, DO को मैं मान लेता हूं 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। N ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर कहाँ है? आप कहाँ से देख रहे हो इस पूरी चीज को? वाटर से देख रहे हो, एयर से देख रहे हो, तो आपके लिए मीडियम क्या है? 1 है। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है? वाटर में। तो क्या ये मीडियम 4/3 है? तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4/3, 1 डिवाइडेड बाई 4/3 इज 3/4। क्या आपके पास आंसर 3/4 आ गया क्या? तो इसका मतलब है हम इस फॉर्मूले को लगा के आंसर तक बहुत आराम से पहुंच सकते। उल्टा सोच के देखो, आप जो है ना थोड़ी सी चैनबिल मछली बन जाओ, है ना, मछली के अंदर चले जाओ। मछली के अंदर नहीं जाना है, पानी के अंदर चले जाओ और क्या बन जाओ? मछली बन जाओ। मछली को ऊपर की चीजों को देखना है। स्विमिंग पूल की बात सोच लो, स्विमिंग पूल के अंदर गए हुए हैं और बाहर बाहर नहीं है कि सिर्फ बॉडी अंदर है और हम बाहर हैं। हम आराम से पानी के अंदर घुसे हुए हैं और पानी के अंदर घुसकर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो होता क्या है, जो चीजें नजदीक होती हैं वो क्या दिखाई देने लगती हैं? दूर दिखाई देने लगती हैं। क्या यहाँ से भी ऐसा, इस फॉर्मूले से भी आ सकता है? देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम लोग 1 मीटर फिर से अज्यूम करते हैं, तो इस बार ऑब्जर्वर कहाँ है बेटा? वाटर में। क्या ये 4/3 कहा जाएगा? नीचे ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? एयर में। एयर में जो ऑब्जेक्ट है क्या उसके लिए मीडियम 1 लोगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, आंसर क्या आएगा? 4/3। क्या ज्यादा आ रही है डिस्टेंस? तो आराम से आप इससे ऐसे आंसर्स को निकाल सकते हो। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। है दिक्कत? अब इसी को मैं अगर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखूं, तो हम इसी को लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एन ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई एन ऑब्जेक्ट। और इससे हमारे जितने भी आंसर्स हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड आंसर्स हैं, वो सारे आंसर्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्या? आंसर है हाँ। क्यों नहीं पूछे जा सकते? आपको बोला जाएगा एक मछली जो है वो पानी के अंदर है, एक चिड़िया जो है वो कहाँ है? ऊपर है। अब चिड़िया मछली की तरफ जा रही है। चिड़िया क्या हो रही है? मछली की तरफ जा रही है, उसको पकड़ के बाहर निकालने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए। शिकारी शिकार की तरफ जा रहा है और शिकार जो है वो भी क्या है? वो भी अभी अनअवेयर है और वो किसकी तरफ आ रहा है?
चिड़िया की तरफ आ रहा था। अब अचानक से जब उसने देखा कि अरे भाई ये तो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत गड़बड़ होने वाला है, आज तो अपना प्राण पखेरु जो है वो क्या है, उड़ जाने वाला है, तो क्या करेगा, दूर भागेगा। तो अब भागना शुरू किया, वो नीचे भाग रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से मान लो, और चिड़िया उसकी तरफ आ रही थी 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमसे पूछ लेते हैं कि आप जो है ये बता दो कि चिड़िया मछली को देख रही होगी तो उसके रेस्पेक्ट में मछली किस स्पीड से जा रही है, और मछली के बारे में पूछते हैं कि मछली अगर चिड़िया को देख रही होगी तो आप ये बताओ कि मछली के रेस्पेक्ट में चिड़िया किस जा रही है। क्या निकालना मुश्किल है? नहीं। जब हम मछली को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो ऑब्जर्वर का मीडियम क्या हो जाएगा, 4/3, ऑब्जेक्ट का मीडियम क्या हो जाएगा, 1, और जैसे ही हमारी चिड़िया जो है वो ऑब्जर्वर बन जाएगी, अब क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, ऑब्जर्वर का मीडियम 1 और ऑब्जेक्ट का मीडियम 4/3। क्या सोचने की मतलब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है यहाँ पे? नहीं, आराम से हम फॉलो करेंगे रूल को और आंसर तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे आते हैं बेटा। हम लोग अब थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, एक छोटा सा जो है ना क्वेश्चन के फॉर्म में एक पॉइंट ऐड करता हूँ, जिससे हम लोग यहाँ पे अपेरेंट शिफ्ट और अपेरेंट डेप्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है ना? तो अभी हमने किसके बारे में जाना, अपेरेंट डेप्थ एक तरीके से समझा ना थोड़ा बहुत। नटखट बच्चों, थोड़ा क्लास में तो शांत रहो। चलो, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अपेरेंट डेप्थ की और अपेरेंट वेट की, अपेरेंट शिफ्ट की, सॉरी वेट नहीं, अपेरेंट शिफ्ट की। क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट से डील होगा बेटा, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, है ना, कुछ नया नहीं है, के लिए बहुत चिंता करने का विषय। मान लो कि ये हमारे पास एक कंटेनर गिवन है, इस कंटेनर में कुछ अलग अलग मीडियम्स रखे हुए, ये 2 मीडियम मैंने डाल दिया, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और बाहर वाले का क्या है, NO है। ये जो डेप्थ है दिस इज D1, हियर दिस वन इज D2। मुझे बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट अगर इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है तो ये मुझे कितना ऊपर अपीयर हो रहा हो। क्वेश्चन क्लियर है? मुझे ये कहाँ, पहले तो ये मुझे कहाँ अपीयर हो रहा होगा, और दूसरा है, दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, कहाँ अगर हम निकाल लिए तो कितना ऊपर अपीयर हो रहा हो। अब देखो जहां तक बात है कहाँ की, कहाँ तो अभी आप सीख चुके हो ना, आपने क्या सीखा है, डी आई इज इक्वल टू डी ओ म्यू ऑब्जर्वर बाई म्यू ऑब्जेक्ट, या एन ऑब्जर्वर बाई एन ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ हम लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं, बट परेशानी क्या है, एक नहीं कितने मीडियम है। बट हमें ये याद रखना है कि वॉट एवर इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर रिजल्ट, हमारे रिजल्ट को बदलने वाला नहीं है। हम जो है जो फॉर्मूला पढ़े हैं हम उसी को यूज करेंगे और हमारा आंसर उसी से निकल कर आ जाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मुझसे कोई पूछता है कि नया D1 प्लस D2 डैश है कितना, आई विल राइट इज इक्वल टू D1 प्लस D2, सॉरी इट इज D1 n observer is n0 divided by n1 plus D2 n observer divided by its medium that is equal। क्या लिखने में कोई परेशानी है? आप बताओ, फॉर्मूला वही यूज किए ना, आपने फॉर्मूला क्या यूज किया, वही यूज किया, बट चेंज क्यों करना पड़ा इसके बारे में हम अगर पूरा डेरिवेशन इसका करते तो हमें समझ आता। तो अभी हम डेरिवेशन तो यहाँ कर नहीं रहे, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे याद कर लो। और याद कैसे करो, आप ये याद करो कि ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ है, NO में है ना, तो हमेशा ऑब्जर्वर का मीडियम क्या होगा, NO होगा। लेकिन जैसे जैसे हम D1 और D2 की बात करते हैं तो D1 की जितनी विड्थ होगी उसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे यूज करेंगे। और जब हम दूसरे को देख रहे होंगे, D2 वाले को देख रहे होंगे, उसका भी अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हम डिनोमिनेटर में उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोड। क्या ये पॉइंट याद रख सकते हो आप? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अपेरेंट डेप्थ। ये क्या है हमारे पास, ये था हमारा अपेरेंट डेप्थ। अब अगर हम इसी से अपेरेंट शिफ्ट की बात करें, मान लो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, एक्चुअल में यहाँ था, बट इसका जो इमेज है वो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ कहीं दिख रहा है।
है ना। तो आप ये हाइट तो अभी निकाल चुके हो ना, और ये पूरी हाइट तो आपको दे रखी थी ना। तो अपेरेंट शिफ्ट कितना होगा? क्या मैं यहाँ पे अपेरेंट शिफ्ट निकालने के लिए, इस अपेरेंट शिफ्ट को निकालने के लिए मैं कह सकता हूं कि एक्चुअल डेप्थ वाज d1 प्लस d2, और इसमें से माइनस क्या कर दूं मैं, d1 प्लस d2 डैश को। क्या हमारे पास हमारा आंसर आएगा? इफ यू पुट द वैल्यूज यू विल गेट d1 1 माइनस no बाई n1 प्लस d2 1 माइनस no बाई n2। इट विल प्रोवाइड आंसर। कोई दिक्कत है? मीडियम के अलग अलग होने के जगह पर यहाँ अलग अलग स्लैब्स दिए हुए होते। क्या दिए हुए होते? अलग अलग स्लैब दिए हुए होते। क्या आंसर में कोई फर्क पड़ता? अगर मैं यहाँ पे एक और मीडियम ऊपर ले लेता, मैं बोलता है यहाँ पे एक लेंथ और डी नॉट भी है, वैसे केस में आंसर पे क्या होता? तो एक और टर्म ऐड होता। क्या टर्म ऐड होता? डी ओ एन ओ बाई एन ओ, यही होता ना। एन ओ क्या हो गया? कैंसिल आउट, और क्या डी ओ ही बचा रह जाता? यस और नो? तो अगर यहाँ पे मीडियम आप बढ़ाते भी, मीडियम में एक डेप्थ बढ़ाते भी, तो वो हमें बहुत ज्यादा फर्क देने वाला। क्लियर है? यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। हम बात करना शुरू करते हैं क्रिटिकल एंगल की और टीआईआर की। तो क्रिटिकल एंगल और टीआईआर के बारे में यहाँ से हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो बहुत सिंपल है। हम कहते हैं कि अगर हमारी रे जो है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे होती है, डेंसर से रेयरर में जा रही हो। कहाँ से कहाँ जा रही हो? डेंसर टू रेयरर। पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की। हम रे को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? डेंसर से रेयरर। तो ऐसे केस में हमारा जो एन डेंसर इंटू साइन आई होगा, क्या यह हमारा एन रेयरर इंटू साइन आर के बराबर होता क्या? ये यस और नो? यस तो लगाते लगाते। अब यहाँ क्या बोला गया कि डेंसर से रेयरर में गया, और सेकेंड पॉइंट के फॉर्म में ऐसा बोल दिया गया कि हमारा जो आर ऐसे केस में होना चाहिए, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। तो ऐसे केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू हमें मिलती है, उस आई को हम लोग क्या कहते हैं? उस आई को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर में गई है तो नॉर्मल से दूर भागेगी, और नॉर्मल से दूर भाग के एंगल कितना बनानी चाहिए? 90 डिग्री। तो अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाना स्टार्ट कर देती है, तो अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाना स्टार्ट कर देती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा आप कि हमारा एन डी जो होने वाला है, हमारा जो एन डी है और साइन आई है, यह हमारा एन आर साइन 90 के बराबर होने वाला है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई एन डी, और आई की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एन आर डिवाइडेड बाई। क्या ये पूरा पॉइंट आप सभी को क्लियर है? क्लियर है क्या? और इस आई को आप क्या नाम दे देते हो बेटा? दिस इज कॉल्ड आई सी, जिसको हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के नाम से। अब जो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ना, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें आगे की ओर ड्रिवन होती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। हमें बोला जाता है कि अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रख दिए तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका था ना, 90 डिग्री तक पहुंच चुका था ना। तो क्या वो रे दूसरी मीडियम में वापस पहले जहां से आया था उसी मीडियम में वापस जाना स्टार्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा, यहाँ हम पॉइंट लिखते हैं बेटा, इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी, आई क्या है हमारा? आई सी से बड़ा हो गया, देन रेज स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब
जिस मीडियम से वहां पे एंगल ऑफ जिस मीडियम से वहां पे इंसिडेंट रेज आ रही थी, तो उसी मीडियम में क्या होती है, वापस लौटना स्टार्ट कर देती हैं, और हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाता है। हम कहते हैं कि अब ऐसे केस में रेज जो होंगी वो क्या होंगी, वो वापस सेम मीडियम में चली जाएंगी जहां से वो रेज आई थी। इस फेनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। क्यों देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम? सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट बैक होंगी, होंगी ना, तो टोटल रिफ्लेक्शन हो गया। और क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व थी? मीडियम बदला था क्या हमने? नहीं बदला था ना। ये क्या हो गई, इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण हो गई। दैट्स वाई आप इसको क्या बोलते हो, टीआईआर के नाम से जानते हो। तो ये जो आपका कंडीशन है, ये कंडीशन किसके लिए है? टीआईआर के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका बदल जाएगा। अब आप लिखोगे आई ग्रेटर देन साइन इनवर्स NR डिवाइडेड बाई, कोई परेशानी है बच्चों? ये क्या था आपका, दिस वन वाज IC, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स NR बाई ND के बराबर था। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिया, उससे थोड़ा सा। अब इसके ऊपर सवाल बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर से आप यहाँ पे डायरेक्ट सवाल जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या है पहले ऑप्टिकल फाइबर, ये समझाता हूं मैं। हमारे पास मान लो बेटा एक वायर गिवन है, वायर क्या, एक फाइबर बोला गया है ना यहाँ पे, तो आप वायर जैसा ही मान लो, एक वायर जैसा एक अरेंजमेंट आपको गिवन। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको एक एक करके पहले एक्सप्लेन करें। क्या, पहले थोड़ा सा बोर्ड पे देखना। आप सब लोग जो है घर में ये जो तार यूज होते हैं, जिससे ये जो वायर है, ये वायर सबने देखा होगा ना? नहीं देखा है भाई? ये वायर तो सामने दिख रहा, नहीं देखा तो अभी देख लो। देखा है ना? अंदर में क्या होता है, इसमें मेटल, और उसके बाहर किस चीज की कोटिंग होती है? के बाहर क्या होता है, इंसुलेटर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा प्लास्टिक है ना। ऑप्टिकल फाइबर भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। इस केस में क्या होता है, दो लेयर्स होती हैं बेटा, बट ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट होती हैं। पहला जो बाहर वाला आपको दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्लैडिंग। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? क्लैडिंग का। और बीच वाला जो पोर्शन है, इसको आप क्या नाम देते हो? कोर का। जो वायर वाला पोर्शन है ना, जो मेटल वाला पोर्शन है, वो यहाँ पे कैसा है, कोर कहलाता है। और बाहर से जो इसके ऊपर प्लास्टिक की लेयरिंग है, वो क्या कहलाती है? वो क्लैडिंग कहलाती है। दोनों के दोनों कौन से मीडिया है? ये ट्रांसपेरेंट है। कैसे मीडियम है ये? ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब इससे ऑप्टिकल जो रेज हैं वो आराम से, जो हमारी रेज हैं वो क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप देख नहीं सकते, आप इसके अंदर भी देख सकते। अब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग NC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को NCD से कर लेते हैं, और बाहर के मीडियम को हम लोग N से रिप्रेजेंट। अब क्या होता है वो देखो, एक बार बोर्ड पे देखो। रेज यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ, एक थोड़े से डेंसर मीडियम में एंटर की। डेंसर में करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, क्या बेंड करा दिया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ गिवन होता है कि हमारा जो म्यू सी है ना, ये म्यू सी म्यू CD से बड़ा होता है। हमारा जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर मैं म्यू लिख, सॉरी, जो NC है हमारा, ये क्या है, हमारे NCD से बड़ा है। तो अगर NC हमारा NCD से बड़ा है तो क्या होगा, क्या अब जो रे है, जो जो इस मीडियम बाउंड्री की अगर हम बात करें, तो इस मीडियम बाउंड्री पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अंदर का मीडियम डेंसर है और बाहर का क्या है, रेयरर है। क्या हमारे TIR वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग सकता है? तो यहाँ होता क्या है कि रेज जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर इंसिडेंट करती है, इसलिए सेम उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है। और इसी तरीके से क्या होगी, अब ये इस कोर के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दी, बार बार TIR होता रहेगा, और इस TIR के थ्रू ये रेस क्या होंगी, आगे की ओर बढ़ती हुई। और इसी तरीके से ये एक जगह से दूसरे जगह पर सिग्नल्स को ले जाने का काम करेगी।
समझ सकते हो इतनी बात? अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सरफेस नंबर 1 की बात करूं, आप कभी भी क्वेश्चन इसका सॉल्व करोगे ना बेटा, जो तरीका अभी मैं सिखा रहा हूं इसी तरीके से करोगे। कहीं भी टीआईआर का क्वेश्चन आया यही अप्रोच लिया जाएगा। अगर हम सबसे पहले इस फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते थे क्या, हमारा जो n साइन आई है यह हमारा n कोर साइन r के बराबर होना चाहिए। यस और नो? ये अगर i था मेरे पास तो इस साइड क्या लिया है हमने। अब बताओ दूसरे सरफेस के लिए क्या ये एंगल 90 डिग्री माइनस आर के बराबर होगा? होगा या नहीं होगा? तो इस बार जब आप सेकेंड सरफेस पे लिखोगे, आप लोग बहुत डीएक्टिवेटेड लग रहे हो, प्लीज यहाँ देखो बेटा, नहीं देखोगे तो ये तो बाउंस कर जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड पॉइंट को देखें, इस सरफेस की बात करें, यहाँ पे बात करें, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अब जो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो 90 डिग्री माइनस आर मुझे दिया गया है, ये 90 डिग्री माइनस आर आईसी से बड़ा है। कह सकते हो क्या? इस बार मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, मैं लिखूंगा एन सी साइन 90 डिग्री माइनस आर इज ग्रेटर देन एन सी डी साइन 90। अग्री करते हो सभी? क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया क्रिटिकल एंगल वाला, बस एक इनइक्वलिटी डाल दी यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे इक्वल टू होता ना, अगर ये क्रिटिकल एंगल होता तो हमने उसको हटाया, तो क्या किया, इनइक्वलिटी डाल दी। बाकी राइट हैंड साइड में साइन 90 क्यों लिखा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होता है, साइन 90 होता, हम उससे थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, बस यही बात एक्सप्रेस करना चाहते थे ना। अब यहां से क्या मैं इसको एन सी कॉस आर के बराबर लिख सकता हूँ, एन सी कॉस आर इज ग्रेटर देन एन। यह हमारे पास हो गया बेटा हमारा दूसरा। अब बताओ क्या इन दोनों के हेल्प से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं? पहले का राइट साइड वाला पार्ट देखो एन सी साइन आर, और दूसरे का लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखो एन कॉस आर, एन सी कॉस आर। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो क्या साइन स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर आर मुझे मिलेगा? मिलेगा क्या? तो मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एन सी साइन आर का होल स्क्वायर प्लस एन सी कॉस आर का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, पहले केस से मिल गया मुझे एन साइन आई का होल स्क्वायर प्लस एन सी डी का। क्या अग्री करोगे सब? ये क्वांटिटी तो सीधे सीधे एन सी स्क्वायर हो गई ना, एन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आई प्लस एन सी डी स्क्वायर। और यहां से आप लिख सकते हो एन साइन आई इज ग्रेटर देन एन सी डी स्क्वायर, क्या लिख दिया क्या? यहां से आप सिंपल वे में लिख सकते हो एन सी स्क्वायर माइनस एन सी डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन साइन आई। इस साइड क्या करते हैं बेटा, एक रूट डाल, कर सकते हैं क्या ऐसा? और फाइनली अगर मैं यहां से साइन आई की वैल्यू लिखना चाहूं, इट विल बी इक्वल टू साइन आई इज लेस देन व्हाट, साइन आई इज लेस देन व्हाट बेटा? यहां से आप लिख सकते हो कि एन साइन आई जो है हमारा वो एन सी स्क्वायर माइनस एन सी डी स्क्वायर के रूट डिवाइडेड बाई एन है। क्या डन है ये? बेटा देखो ऐसे शांत हो जाओगे तो फिर कोई काम आएगा नहीं। मैंने जो 2 पॉइंट्स बोले, क्या दोनों पॉइंट्स में दिक्कत है? मैंने दोनों के दोनों इन दोनों जगहों पर इस इक्वेशन को कोट कर दिया। इक्वेशन को कोट करने के बाद तो मैथमेटिक्स बचा ना, मुझे वहां से क्या हटाना था, मुझे वो एंगल वैंगल का चक्कर रहने देना था, और ये जो आर था वो मुझे गिवन नहीं था, वो क्या करना था, मुझे रिमूव करना था। रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसे यहाँ पे रिमूव करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेशंस का यूज किया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर 1 के बराबर होना है, हमने उस बात को यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, और यूटिलाइज करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आपको यहाँ पे दिखाई दे। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसमें समझने में कोई परेशानी है? नहीं? तो अगर नहीं परेशानी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक टर्म आता है बेटा जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर। ये जो एन साइन आई लिखा हुआ है यही वो टर्म है, इसी को आप क्या कहते हो, न्यूमेरिकल अपर्चर के नाम से जानते हो। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा जाए तो न्यूमेरिकल अपर्चर आप क्या निकाल कर बता दोगे, एन साइन आई के बराबर।
ये भी क्लियर है। अगर n की वैल्यू 1 होती तो बाहर का मीडियम एयर होता तो कोई दिक्कत नहीं था, साइन आई की वैल्यू क्या हो जाती, साइन आई की वैल्यू क्या हो जाती, एन सी स्क्वायर माइनस एन सी डी स्क्वायर के रूट के, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक सवाल और पूछते हैं बेटा, दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वो मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर गिवन है, इस कंटेनर के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर किस साइज का एक डिस्क लगा दूं, मैं इसके ऊपर क्या करूं, किस साइज का एक डिस्क लगा दूं। मान लो कि अभी एक यहाँ पे यूं रख दिया है हमने, हमसे पूछा जाता है कि इसके ऊपर अब हम क्या करें, किस साइज का एक डिस्क रख दें यूं, जिससे किसी भी तरह की लाइट रे जो है ना वो यहां से बाहर ना निकल। क्वेश्चन ऐसा देखा है कभी, इसके ऊपर डिस्क रख दिया और बोला गया कि डिस्क का रेडियस निकाल कर बताओ, इसके बाद यहां से किसी तरीके का कोई लाइट जो है वो बाहर आता है। ऐसा सवाल करने का तरीका क्या होता है बेटा, अगर मैं अंदर के मीडियम को n मान लेता हूं, बाहर के मीडियम को 1 मान लेता हूं, कैसे सॉल्व करते हैं इसे। हाँ बेटा, हम यहाँ पे सिंपल वे में ये कहते हैं कि यहां से रे जो यहां से जितनी भी रे चल रही है, ये रे जो भी रे यहां पर पहुंचेगी, यहां पे पहुंचने के बाद इसका क्या हो जाना चाहिए, TIR हो जाना चाहिए। यहां पे पहुंचने के बाद अब आगे क्या हो बेटा, इससे आगे जब कभी भी हो तो TIR हो जाए, तो क्या रे उसके बाद बाहर निकलती हुई हमें मिलेगी कभी, आंसर है नहीं। उसके बाद जो अगर ये सारी की सारी रेज यहाँ से अब TIR कर जा रही हैं, उससे पहले वाली रेस जो बाहर निकलने की टेंडेंसी रखती थी उसको आप इस डिस्क से रोक दे रहे हो, तो अब बाहर आपको किसी तरीके का कोई लाइट मिलने वाला, कह सकते हो ऐसा। तो हमारा टास्क होता है बेटा बस इस एंगल को रिलेट कराना है। अगर मैं इस एंगल को यहाँ रिलेट कराने लग गया, इसको मैं आई मान लूँ, यह एंगल अगर मेरे पास आई है बेटा, क्या यह एंगल भी आई होने वाला है, मैं इसको आई मान लूँ तो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। हम क्या कहते हैं यहाँ, हम कहते हैं हमारा जो n साइन आई है ये इक्वल है किसके, 1 साइन 90। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आती है, तो ऐसे मुझे लिखना चाहिए था ग्रेटर देन, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता। हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा बात कर रहे हैं ना, हम इसे लिखते हैं 1 साइन 90। यहाँ से वैल्यू क्या आती है आपके पास, n साइन आई इज ग्रेटर देन 1, और यू कैन से साइन आई इज ग्रेटर देन 1। जानते हो हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो क्रिटिकल एंगल मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा, मान लो कि क्रिटिकल एंगल था 40 डिग्री, तो ये है क्या 40.0000000000000000001, है ना, ऐसा ही कुछ था ना, आया नहीं था, मतलब हल्का सा ज्यादा। तो हम 40 मान लें इतने को, तो कोई गड़बड़ है क्या, नहीं है क्या, नहीं है। तो हम इसे आराम से सिंपल वे में इनइक्वलिटी के जगह पर क्या कर सकते हैं, इक्वल मान के चला सकते हैं। यहाँ से दूसरे एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे लिख पाते हैं कि अगर मैं यहाँ ज्योमेट्री की बात करता तो ये जो पूरा ट्रायंगल मुझे यहाँ दिख रहा है, ये ट्रायंगल बेटा, इस ट्रायंगल के लिए एंगल tan i जो हमारे पास होना है, क्या ये tan i जो है ये हमारा स्मॉल r डिवाइडेड बाई h होता क्या। तो यहाँ से हम r की वैल्यू को h tan i से रिप्रेजेंट कर सकते थे या नहीं। और आपके पास साइन i है बेटा, साइन i है, ये एंगल अगर i है तो साइन i का मतलब ये 1 और ये n। क्या मैं इस वाले वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम लगा के n स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। आपके पास tan i आ गया, क्या tan i क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। आप यहाँ पुट कर दोगे, ये बनेगा h इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस। मुश्किल है मुश्किल। तो अगर ऐसा सवाल आए हम बहुत आराम से कर सकते। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बात करना शुरू करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस की। इसकी बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला है वो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं। यहाँ फॉर्मूले में हम लिखते हैं n2 डिवाइडेड बाई v।
माइनस n1 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। फॉर्मूला तो लिख दिया, लगाना कहाँ है कैसे है इसको भी जानना जरूरी है ना। तो पहले हम समझाते हैं आपको, थोड़ा सा पॉइंट समझना मेरा। मेरे पास दो तरह के इस तरीके के सरफेसेस हो सकते हैं, है ना। एक सरफेस हो सकता है ये जो फर्स्ट मैंने लिया है, दूसरा हो सकता है कुछ इस तरीके का। एक साइड से मान लो यहाँ पे जो रे जो मूव कर रही है ना वो लेफ्ट टू राइट मूव। इस साइड का मीडियम क्या है हमारे पास n1 और इधर का मीडियम क्या है हमारे पास n2। इस पूरे सरफेस का रेडियस आपने क्या मान रखा है बेटा, इट्स रेडियस इज इक्वल टू r। क्या अब भी समझने में दिक्कत है? रे जिधर से आ रही है उसको आप क्या मानोगे n1, किधर रे जा रही है उसको क्या मानोगे n2। ऑब्जेक्ट को क्या मानोगे आप, u से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करोगे और v से किसको रिप्रेजेंट करोगे, इमेज डिस्टेंस को। आपके पास आपका आंसर निकल। इस केस में अगर मैं बोलूं तो ये क्या है इसका r, रे का मूवमेंट हमने दिखा दिया, इधर n1 है और इधर क्या है। सारे के सारी वैल्यूज को आप कैसे पुट करते हो, विथ साइन पुट करते हो। अगर साइन के साथ नहीं पुट करोगे तो आंसर करेक्ट। और खास बात समझो, अगर मैं इसको प्लेन सरफेस मान लेता, क्या मान लेता, प्लेन सरफेस, तो क्या r की वैल्यू को इन्फिनिटी मानना पड़ता। आप यहाँ r को इन्फिनिटी पुट करके देखो, आपके पास आएगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई n2 बाई n1। क्या बेटा प्लेन सरफेस में यही फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, di इज इक्वल टू do म्यू ऑब्जर्वर बाई म्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो तो n2 क्या है आपका, ऑब्जर्वर का मीडियम जिधर रे गई है, और n1 क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का मीडियम जिधर से रे आ रही है। क्या वही फॉर्मूला यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है? तो हमें ये समझना चाहिए कि ये फॉर्मूला एज इट इज डायरेक्टली हम लोग आगे क्या करते हैं, यूज कर आते हैं। डन है बच्चों, साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। लेफ्ट से राइट रे को मानेंगे, लेफ्ट साइड के पॉइंट्स को नेगेटिव लोगे, राइट साइड के पॉइंट्स को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। अगर सिचुएशन उल्टा हो गया है, रे राइट से लेफ्ट आने लग गई है, तो क्या होगा, राइट साइड को आप क्या ले लोगे, नेगेटिव, और लेफ्ट साइड को आप क्या ले लोगे, पॉजिटिव। क्या ये बात याद रहेगी? तो हमेशा हम रे को फॉलो करते हैं और इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि रे क्या हो, लेफ्ट से राइट आती हुई दिखाई। आगे बढ़ाता हूं यहाँ से बेटा अब हम डायरेक्टली इन कर जाते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट में। अगर हम दो कर्व्ड सरफेसेस लेते हैं और उन दोनों कर्व्ड सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन देखना शुरू करते हैं, तो आप उस अरेंजमेंट को जो कि दो सरफेसेस के, मैं थोड़ा सा इसको पहले इसके डेफिनेशन को बता दूं, है ना, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगी। तो लेंस है क्या, तो लेंस बेसिकली एक मीडिया है जो कि दो डिफरेंट सरफेसेस के बीच में क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, और वो जो इनक्लोज्ड सरफेस आप बना रहे हो, इनक्लोज्ड एरिया जो आप बना रहे हो, उनमें से एक कम से कम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। दोनों के दोनों प्लेन होने, क्लियर है ये? तो हम लोग यहाँ पे जब बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज की, तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो मीडिया बन रहा है वो दो कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड एक प्लेन सरफेस, इस तरीके से आप बना रहे हो। अलग अलग तरीके भी होते हैं बनाने के भी। अगर आप में से किसी ने इसे पढ़ा हो थोड़ा इलोबरेट करके, तो आपको पता होगा ये सब तरीके हैं। जैसे देखो, दो हमने क्या किया, दो सरफेसेस को इस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करा दिया, ये जो बीच वाला जोन बन गया ये क्या बन गया, लेंस बन गया। अगर मैं यहीं पे क्या करता, यहीं पे एक कर्व सरफेस देता और दूसरा इसके साथ क्या ले लेता, एक प्लेन सरफेस ले लेता, तो ऐसे केस में भी जो ये एरिया बना ये क्या बन गया मेरा, एक लेंस बन गया ना। तो इस तरीके से आप लेंसेज बना सकते हो। साथ ही साथ इसके अलावा हमारे पास एक और अप्रोच होता है बेटा। अगर हम दो सरफेसेस को यूं ले रहे हैं और बीच के मीडिया को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बीच में एक मीडिया अलग बना दे रहे हो, इस मीडिया को हमने अलग बना दिया, ये भी क्या है बेटा, एक तरीके का लेंस है। ठीक है ना, तो ये सबके सब क्या है, लेंस है। पहले केसेस में जो मैंने बनाए हैं बेटा ये सब इंटरसेक्टिंग लेंसेज हैं, और दूसरे केस में जो आप बना रहे हो ये क्या है, आपके नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस। ये मोस्टली आपके कैसे लेंस होंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहलाएंगे। और ये जो आपके दूसरे सामने यहाँ पे लेंस दिखाई दे रहे हैं ये क्या होंगे, ये आपको कॉनकेव लेंस की तरह जाने जाए। यहाँ तक तो सब हमने पढ़ रखा है।
से यस और नो, पढ़ रखा है ना, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है। यहाँ से मैं अब आपको सीधे सीधे फॉर्मूले की तरफ लेकर आता हूँ, जो फॉर्मूला आपको बहुत सारी चीजें सिखाने, फॉर्मूले से आप बहुत सारी चीजें अब सीख। मैं यहाँ से अब फॉर्मूला पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे आता है बेटा, जिसे आप बोलते हो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या नाम देते हो? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें क्या देता है? ये बताता है कि हमारा 1/f जो होगा, ये हमारा n लेंस डिवाइडेड बाई n मीडियम -1 इंटू 1 - R1 -1 - R2 के। ये और किसी तरीके से आया नहीं है बेटा। आया कहाँ से है ये फॉर्मूला? आया है बहुत सिंपल जगह से। आया है अभी जो इससे पहले हमने पेज में रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ा ना, उस फॉर्मूले को जब आप 2 बार यूज करते हो, ये फॉर्मूला अपने आप आपके पास आ जाता है। याद रखने का पॉइंट यहाँ ये होता है कि अगर मान लो ये लेंस मुझे गिवन है, तो इस लेंस के अंदर के मीडियम को NL मान रहे हैं, बाहर दोनों साइड का मीडियम क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। अगर बाहर दोनों साइड का मीडियम एक जैसा नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। अगर दोनों साइड का मीडियम एक जैसा है, तभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होगा। अदरवाइज आपको रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस को कितनी बार यूज करना पड़ेगा? 2 बार यूज करना। यहाँ पे अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं, एक सरफेस का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस क्या है आपके पास? R2 के बराबर। आप आगे की बात की जाए, ये जो पहला वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट इसके मीडियम से जुड़ा हुआ है, और दूसरा वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ है? वो इसके डायमेंशन से जुड़ा। तो दिखने में कैसा लग रहा है? ये डायमेंशन वाला पार्ट हो गया, और डायमेंशन वाला पार्ट 1/R1 -1/R2 से डील होता है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले पार्ट को, ये हमारा जो मीडियम वाला पार्ट है, ये मीडियम की प्रॉपर्टीज से डील होता है। तो अगर मैं कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस बोलता हूँ, तो हमेशा ये मानते हुए उस बात को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि हमारा ये जो NL है, ये NM से क्या है? बड़ा है। जो हमारे लेंस का जो मीडियम है, वो बाहर के मीडियम से क्या है? बड़ा है। अगर हम उस कॉन्फ़िगरेशन को बदल दें, अंदर एयर डाल दें, बाहर हम क्या कर दें? वाटर डाल दें, बाहर हम क्या कर दें? ग्लास रख दें, तो जो चीज़ हमें कॉन्वेक्स दिख रही थी, वही चीज़ कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगती है। और जो हमें कॉनकेव दिख रही थी, वो किस तरह बिहेव करने लगती है? कॉन्वेक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला आता है बेटा, जिसको आप लेंस फॉर्मूला कहते हो। ये फॉर्मूला है आपके पास 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या ये पॉइंट भी आपके दिमाग में क्लियर है? यहाँ से हम थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ऐसे केस में बेटा पावर निकालने की अक्सर जरूरत पड़ जाती है। तो अगर हम पावर की बात करें, तो पावर को हम लोग यहाँ पे 1/f से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है बेटा, उस यूनिट को आप क्या कहते हो? डायोप्टर का नाम देते हैं। यहाँ पे जो आपने फोकस लिया है, ये फोकस आपका इन मीटर है। अगर मैं इसी को सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ, तो मैं इसी फॉर्मूले को 100/f लिखूंगा। यहाँ पे f जो होगा, ये किस में होगा? सेंटीमीटर। क्या ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर है? फोर्थ पॉइंट के तौर पे मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन को डील करता हूँ। m की वैल्यू v/u के बराबर होती है, जिसको आप हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और आज ही आपको सिखाया है ना बेटा फिफ्थ फॉर्मूला। अगर मैं कभी भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करूँ, वो किसके बराबर हो जाता है? वो हमारा m² के बराबर। क्या ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे, ये सारे फॉर्मूले क्लियर हैं? हाँ बेटा बोलो। क्या बेटा? -v/u। -v/u तो मुझे लगता है ये इनके मिरर के केस में होता है ना, मिरर में होता है ना। यहाँ पे ये क्या होगा? v/u ही। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? आगे आते हैं। क्या हो गया? भूख लग गई? कैंटीन तो बंद है। हाँ, चलो। क्या हुआ? खुली है? श्योर हो? तब ब्लफ करने का मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जगह स्लाइड ऐड हो गया। हाँ बेटा, मैं अब आगे की बात कर रहा हूँ, आगे की बात ध्यान से सुनते हैं।
बच्चों प्लीज कंसंट्रेट करना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। मान लो मेरे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस है, मेरे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर मैं इस बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, ये मान लेते हैं रेडियस आर है, ये भी रेडियस क्या है, आर है। यहाँ का मीडियम क्या है, म्यू के इक्वल दे रखा है। मुझसे अगर कोई ऐसे केस में फोकल लेंथ पूछता हो तो कैसे बताओगे? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/-ऑफ r2। अग्री करते हो बच्चों? -ऑफ r2 मैंने क्यों लिखा है? कोई रीजन देगा इसका -ऑफ r2 लिखने का? कोई रीजन देगा? अगर हम r1 की बात करें तो वो राइटवर्ड है, लेकिन जो r2 है मेरा वो क्या है, लेफ्ट साइड में लाई करता है, तो क्या मुझे उसे माइनस साइन के साथ कोट करना चाहिए? मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा म्यू -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई। क्या सभी अग्री करते हो? और खास बात जानते हो बेटा क्या है? अगर आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू को 3/2 पुट कर दो, म्यू जैसे ही 3/2 होगा, क्या आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/r आ जाएगा क्या? मतलब आपका फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर यहाँ हो जाएगा। क्या ये पहला छोटा सा पॉइंट याद रहेगा? आपको बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी करने में हेल्प करेगा। अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो वैसे केस में फोकल लेंथ किसके बराबर सीधे सीधे हो जाती है? आर के बराबर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगर मैं इसी लेंस को दो पार्ट में कट कर दूं, मैं क्या करूं? अभी जो लेंस मैंने लिया था ना, इस लेंस को मैं अब यहाँ पे दो पार्ट में कट कर दूं। दो तरीके से कट कर रहा हूं बेटा। पहली बार जो मैं कट कर रहा हूं यहाँ पे, वो कट में बना रहा हूं हॉरिजॉन्टल कट। और दूसरी बार में जब हम कट कर रहे हैं तो कैसा कट बना रहे हैं बेटा? वर्टिकल कट। क्या यहाँ पे भी दो लेंसेज और यहाँ पे भी दो लेंसेज हो जाएंगे? अगर मैं इस केस की बात करूं, एक लेंस ऊपर है बेटा हमारे पास और दूसरा लेंस कहाँ है? नीचे। यहाँ पे एक लेंस हमारे पास यूं दिखा, दूसरा लेंस क्या हो गया? ये सामने। मुझसे पूछा जाता है इन दोनों जगह पे फोकल लेंथ पे क्या फर्क? तो अगर हम पहले केस की बात करें तो क्या हमने रेडियस बदल दिया? क्या हमने मीडियम बदल दिया? तो ना रेडियस बदला ना मीडियम बदला। तो क्या अगर मैं इसके फोकल लेंथ को f1 मानता हूं तो ये भी f होगा, और इसको f2 मानता हूं तो ये भी क्या f के बराबर होगा? यस और नो? लेकिन जैसे ही मैं इस सिचुएशन को डील करता हूं, यहाँ f1 और यहाँ f2 मानता हूं, अब देखो तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ-1 इज μ-1, बट 1 - r डिवाइडेड बाई 1 - r-1। अग्री करते हो? थोड़ा गलत लिखा है ना? 1/f होना चाहिए था ना? क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत था बेटा? अब अगर मैं इसको सॉल्व करने लग गया तो क्या यहाँ से 1/f की वैल्यू μ-1/r होगी क्या? और अगर मैं f की बात करूं, जिसको f' लिख देते हैं अभी, f' की बात करूं तो क्या वो r डिवाइडेड बाई μ-1 होगा क्या? पहले आप देखो बेटा ये क्या था? r डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ μ-1। अब क्या हो गया? r डिवाइडेड बाई μ-1। जस्ट डबल हो गया क्या? और जस्ट डबल हो गया तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि f1 भी 2f हो गया होगा और f2 भी क्या हो गया होगा? तो पहले में किसी तरीके का कोई चेंज आपने नहीं किया। पहले केस में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? इंटेंसिटी बदल जाती है। पहले अगर आप 100 रेज भेज रहे थे जो कि उस लेंस से पास हो रही थी, तो 50 पास होने लगेगी, थोड़ी सी इंटेंसिटी घट जाएगी। लेकिन क्या फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट सेकेंड केस जो अभी हमने देखा, क्या यहाँ पे फोकल लेंथ पे फर्क पड़ना है? आंसर है हाँ। यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ जो है वो चेंज। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? क्लियरली समझ आ गई है? आगे बढ़े यहाँ से। अब बेटा एक दो सवाल हैं, कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। हम लोग को 5 मिनट और लगेगा ये क्वेश्चंस करने में। क्वेश्चंस एक दो मैं करा देता हूँ, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं, 2 हैं या 3 है? 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है बेटा, तीनों क्वेश्चन करा लेते हैं। इसमें से एक तो बहुत ईजी, एक में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं, बाकी 2 में ही लगना है। 4-5 मिनट में निपटाते हैं इसको। हमें बोला गया है कि पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस 10d है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ईच सरफेस का वो क्या है? 10 सेंटीमीटर है।
देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का वहां पे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, एक्चुअली आपको उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कर बताना। कैसे बताओगे बेटा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। अग्री करते हो? इन्होंने बोला है दोनों सरफेस एक तरीके का है ना, तो इसलिए मैंने ये माइनस माइनस को यूज कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं इस 1/f को बेटा आराम से 10 के फॉर्म में यूज कर सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, डायरेक्टली 10 लिख दो। 1/f क्या है आपका? 1/f इज एक्चुअली पावर। मैं इसको सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, इट इज इक्वल टू म्यू -1। आगे क्या होगा बेटा? 2/r। r के जगह मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, लिख कर बताओ। 10 सेंटीमीटर है क्या मैं इसको 10 × 10⁻² लिख दूं मीटर में? क्योंकि यहाँ पे तो हमने मीटर वाला ही यूज किया है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से आप लिखोगे 10 इज इक्वल टू म्यू -1। आगे क्या लिखेंगे हम इसको? ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 20। 10 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। म्यू -1 इज इक्वल टू 1/2 म्यू इज इक्वल। क्या ये टफ सवाल था? टफ सवाल था क्या? देखो पूछा कब गया है? नीट में पूछा गया है ना, नीट में। तो नीट का सवाल है बेटा, ऐसे तो इजी आया हुआ है, लेकिन आप देखो बहुत आराम से सॉल्व किया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। बेसिक फॉर्मूला आता है तो हम आसानी से आंसर तक पहुंच जाते हैं। आगे आते हैं बेटा, दूसरे सवाल को देखते हैं। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P, इट इज कट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ्स बाय अ प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, द पावर ऑफ 1 पार्ट विल, है ना। हम कैसे कट कर रहे हैं बेटा? हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली कट करने पे पावर कैसा रह जाता है? फोकल लेंथ कैसा रह जाता है? सेम रह जाता है। तो क्या सीधे सीधे डी कोड कर सकते थे? अब बताओ, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, नीट 2019 का उड़ीसा वाला जो पेपर था उसका ये क्वेश्चन कितनी देर का था? सेकेंड्स का किया जा सकता था। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, दो आइडेंटिकल ग्लास हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, फोकल लेंथ ईच का क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ, पहले f बताया गया, दोनों को कांटेक्ट में रखा है। द स्पेस बिटवीन द लेंसेज इज फिल्ड बाय वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसके बारे में बात करते। पहली चीज ये है, लास्ट क्वेश्चन है ये ना, आपका टाइम अच्छा मैं ज्यादा ले ही चुका, रेडी ले चुका, क्या करूं? बता दूं, छोड़ दूं? करा दूं ना? थोड़ा सा है बेटा, करा देता हूं, है ना, 2 मिनट 3 मिनट लगे। मेरे पास दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिए हुए थे, दोनों के बीच में आपने क्या भर दिया बेटा? वाटर। दोनों के बीच में क्या भर दिया? वाटर। अब मुझसे पूछा गया इस अरेंजमेंट का फोकल लेंथ क्या होने वाला, यही पूछा गया है हमसे। फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी से जो रे आ रही है वो कहाँ जाकर क्या होने वाली है? कन्वर्ज करने वाली है। या अगर किसी पॉइंट पे आपने रखा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो वहां से रे जो निकलेंगी वो लेंस से पास होने के बाद पैरेलल निकल, ऐसा ही होता है ना। यहाँ पे अगर मैं आपको इस डायग्राम को दिखाऊं, तो इस डायग्राम से पहला इन्फरेंस जो हमें निकालना है वो कुछ ऐसा निकालना, हम लोगों को इन तीनों लेंसेज को अलग कर लेना है। आप बोलोगे सर ये लेंसेज तो 2 ही थी, आपने 3 बना दी। इसलिए बेटा क्योंकि ये जो बीच वाला पोर्शन है, क्या वो भी एक लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, तो ये लेंसेज हो गई 3। बीच वाले लेंस के दोनों साइड का मीडियम कैसा है? सेम है, लेकिन ये बेटा एक्चुअल में क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जो P इक्विवेलेंट होता है ये हमेशा P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होता है। और अगर मैं यहाँ पे 1/f इक्विवेलेंट की बात करूँ, 1/f इक्विवेलेंट जो होता है ये 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 के बराबर। और जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो लेंसेज के इंडिविजुअल दोनों साइड के मीडियम को हम क्या मान के चलते हैं? एयर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? एयर। मैं बोलूंगा यहाँ पे मीडियम ऑफ साइड्स इज एयर। मीडियम ऑफ साइड्स क्या होती है? ये हमेशा एयर होती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे था तो ये लेंस के दोनों साइड क्या एक दूसरा लेंस लगा हुआ था, बट हम जब इसके फोकल लेंथ को निकालेंगे अपने कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? दोनों साइड है क्या? एयर है। अब आप बताओ बेटा,
अगर इन दोनों का इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको एफ और एफ दिया हुआ है, और ये ऐसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका म्यू जो है 3/2 है, तो क्या आप इसके रेडियस को भी एफ मान सकते हो? यस और नो? हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास म्यू 3/2 हो तो वैसे केस में हमारा, ऐसे केस में हमारा एफ जो होता है ये किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। क्या हमने ये पढ़ा था? तो अगर मैं इस लेंस को यहाँ पे सेकेंड लेंस मानूं, सेकेंड लेंस का फोकस डाल सकते हो क्या? हम लिखेंगे 1/f2 इज इक्वल टू 4/3 -1। आगे क्या लिखोगे बेटा? माइनस ऑफ 1/f एंड माइनस ऑफ 1। क्या ऐसा ही लिखोगे? ऐसे तो ये होना चाहिए था माइनस ऑफ 1/r एंड माइनस ऑफ 1/r, बट सिंस r और f बराबर है हम f रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करोगे तो वैल्यू मिलेगा 1/3 इंटू माइनस ऑफ 2/f, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। इज इट फाइन? अब आपका 1/f इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चों, बताओ? 1/f माइनस 2/3f प्लस 1/f। क्या इसी से आंसर आएगा आपका? आप इसे ऐड करके लिखोगे, नीचे आ गया 3f, 3 माइनस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3f। आप बताओ आंसर क्या आया? 1/f इक्विवेलेंट इज f/3f, तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3f/4। 3f/4 इज द करेक्ट। तो तरीका समझ में आया? मैंने बोला दो लेंसेज के बीच में वाटर था, तो टोटल लेंसेज कितनी हो गई? 3। तीनों को अलग अलग कर लिया। पहले दूसरी का फोकल लेंथ पता था आपको, और सिंस उसका म्यू 3/2 था तो हम ये भी समझ गए थे कि एफ और आर भी क्या होने हैं? बराबर होने हैं। तो थर्ड लेंस का जब हम फोकल लेंथ निकालने लगे तो इधर का जो सरफेस था इसके रेडियस को आर माना, इसके रेडियस को भी आर माना, जो कि दोनों के दोनों थी क्या? एफ के बराबर थी। उसको यूज करके मैंने F2 की वैल्यू निकाल ली। सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास हमारा, क्या क्लियर है ये सभी को? तो यहीं पे बेटा आज की क्लास को फिर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिल्वरिंग ऑफ लेंस। उसके बाद प्रिज्म पढ़ेंगे, और फाइनली हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हुए चैप्टर को क्लोज करेंगे। खास बात यह है कि आज का ये लास्ट पोर्शन और कल की पूरी क्लास आपको क्वेश्चन देकर जाने वाली है। तो आज अगर थोड़ा सा बोरिंग भी लगा हो, इसलिए बोरिंग था बेटा कि बहुत सारा कुछ पढ़ा हमने, है ना? कल जो है ज़्यादा फोकस्ड होंगे हम लोग। कल हम लोगों को जो पॉइंट्स पढ़ने हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कल की क्लास मिस नहीं करनी है, ज़रूर से प्रेजेंट रहना।